Hello students, in this video lecture we will be solving the sample paper of class 10 science और मैं आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा हर क्वेश्चन का। तो अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो यू विल कम टू नो अबाउट इट। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन अपन आते हैं। रीमा took 5 ml of lead nitrate in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide। इसका ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, एक्टिविटी 1.2 है ना। लेड नाइट्रेट होता है आपका पीबी NO3 whole twice, this is lead nitrate and they have added potassium iodide। क्या बनेगा? ये बनेगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बैलेंस आप कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो लेड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा? ऐसा सब्सटेंस जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता। और ये किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है? इट इज अ येलो PPT। बाकी KNO3 आपका वाटर सॉल्युबल है तो ये एक्वस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो रीमा टुक 5 ml, तो ये भी एक्वस फॉर्म में है, ठीक। 4 ml ये भी एक्वस फॉर्म में है। ये इनके फॉर्म भी हो गए। फॉर्म के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा एक्वस फॉर्म में है, कौन सा गैशियस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो अब कह रहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व। तो येलो पीपीटी वाज फॉर्म। किसका बना येलो पीपीटी? पोटेशियम आयोडाइड का। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। अच्छा, फिर किसी ने पूछ लिया कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। तो सबसे पहले ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस इंटरचेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स के। देखो ये इसका कैट आयन है, ये चला गया इसके एन आयन के साथ, आयोडीन के साथ। ये एन आयन है, ये चला गया इसके कैट आयन के साथ। तो व्हाट हैपेंस? आयंस इंटरचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बन गया PbI2 और ये बन गया KNO3। आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू एंड द आंसर इज ऑल्सो क्लियर टू यू। और ये कैसी रिएक्शन है? ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो सपोज क्वेश्चन आ गया गिव वन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, तो भी ये सही आंसर है। और सपोज एक क्वेश्चन आ गया गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो भी ये सही आंसर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हम यहाँ देखो, ये अपन ने जिंक ग्रैन्यूल लिए। जिंक ग्रैन्यूल मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े, उसको ऐसे पीस दिया है ना, बुरादा बना दिया उसका, जिंक ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूलर फॉर्म में क्यों लेते हैं बेटा? हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतना बड़ा जिंक का मेटल क्यों नहीं ले लिया सीधे ढोका, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि छोटे पार्ट में ब्रेक करने से, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सरफेस है और फिर मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तो सेम रहता है बट सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सपोज पहले यहाँ पे 100 SCl मॉलिक्यूल उसको सराउंड करते थे, इतने बड़े जिंक ग्रैन्यूल को। तो अगर मैं इसको छोटे पार्ट में ब्रेक कर दूंगा ना, तब भी हर को 100 ही सराउंड करेंगे। तो अब पार्ट छोटा हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो आपकी रिएक्शन फास्ट होती है बिकॉज सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन इंक्रीजेस। तो जब भी आप किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में ब्रेक करोगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जिंक सॉलिड रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्ट किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस। एक्वस मतलब पानी मिला है। क्या बनेगा? ये एक सॉल्ट बनेगा ZnCl2, ये हो जाएगा एक्वस, डिसॉल्व रहेगा। प्लस कौन सी गैस लिबरेट होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। एरो ऊपर लगा मतलब ये गैस बन के उड़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट भी दिया है। ये जो गैस है हाइड्रोजन, अगर एक अपन बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। व्हाई इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड? बिकॉज हाइड्रोजन इज अ वेरी कंबस्टिबल सब्सटेंस। इनफैक्ट हाइड्रोजन की इस दुनिया में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है न्यूक्लियर फ्यूल को छोड़कर। वैसे जितने भी अपन फ्यूल यूज करते हैं उसमें हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन ऑन बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। इसीलिए लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल अपन रॉकेट्स एंड ऑल में करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो गया? विच गैस इज लिबरेटेड? हाइड्रोजन। व्हाट इज टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन? ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। इफ इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड द गैस evolved is hydrogen।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 कह रहा है मेटल ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। सबसे पहला दिया है कॉपर, यहाँ पे अपन ने लिया तो बना Cu, कॉपर में लिखा है मेटल कॉपर है और गैस इवॉल्व कह रहा है यस ओके। दूसरा कह रहा है आयरन, और आयरन में भी कह रहा है गैस इवॉल्व में कह रहा है यस। उसके बाद है मैग्नीशियम और कह रहा है गैस इवॉल्व नो। उसके बाद कह रहा है जिंक और कह रहा है गैस इवॉल्व यस। अब सुनो, ये क्वेश्चन आपको तभी बनेगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। देखो आपकी रिएक्शन कैसी है, जैसे मैंने कॉपर ले लिया, Cu प्लस क्या लिया HCl, अभी मैं स्टेट नहीं लिख रहा समझ जाना। तो ये अच्छा सुनो, ये जनरली क्या बनाता, CuCl2 प्लस H2, मतलब ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता। बट अब आप सीधे रिएक्टिविटी सीरीज में आ जाओ, यहाँ देखो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब आपको कभी भी कोई रिएक्शन दे दिया Cu प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, नो रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे दिया Ag प्लस HCl, यहाँ भी क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो है ना, और दे दिया Au प्लस HCl, वहां भी नो रिएक्शन, Pt प्लस HCl, वहां भी नो रिएक्शन। तो आप अगर वापस से आते हो अपने क्वेश्चन में तो आप ये पाओगे कि पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला आयरन बिल्कुल, आयरन आप देख लो रिएक्टिविटी सीरीज, सॉरी मुझे बार बार वहां जाना पड़ रहा है। आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपका जो आयरन है रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन के ऊपर है, तो वो हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर देगा एसिड से। तो ऑब्वियस है आपका FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो ये सही है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, सही है। मैग्नीशियम, फिर से आप देखो मैग्नीशियम भी ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, इनफैक्ट मैग्नीशियम आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो आप रिएक्टिविटी सीरीज, मैग्नीशियम लाइज इवन अबव, तो ये भी डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन एसिड से, तो यहाँ पे गैस इवॉल्व होगी। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वहां पे आप ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही है, देखो यहाँ पे कह रहा है कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही, तो ये गलत है। लास्ट बचा जिंक, जिंक भी आपका रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आपकी गैस इवॉल्व होगी, मतलब सेकंड सही है और फोर्थ सही है। आप बेटा रिएक्टिविटी सीरीज एक बार याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना। देख लो यहाँ पे जिंक, जिंक आपका यहाँ पे आता है आयरन के ऊपर, ठीक, हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है मतलब वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा जिस भी एसिड में प्रेजेंट है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर, सुन लो, ये है चैप्टर 3 का क्वेश्चन है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। आयरन जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो अपना मैग्नेटिक ऑक्साइड बनाता है Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड है बट इसको अपन मैग्नेटिक ऑक्साइड बोलते हैं, और इसका कलर ब्लैक होता है, ध्यान रखना, कलर भी कई बार पूछ लेता है। इसके पहले आपने चैप्टर 1 में ऑक्साइड पढ़ा था, वो था Fe2O3। Fe2O3 किस कलर का ऑक्साइड होता है, रेड कलर का ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये सब आपको कलर याद होने चाहिए। अब कह रहा है कौन सा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, पहले में आ जाओ, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे एक भी आयरन नहीं है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। दूसरे में आ जाओ, 3 आयरन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 ये देखो 4 2 8, यहाँ भी 4 2 8 बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये आपका बैलेंस है। अपन सारे चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में मल्टीपल ऑप्शन भी सही होते हैं, बोर्ड कभी कभी आंख बंद करके भेज देता है। देख नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस है, 3 नाम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ये आपका बैलेंस नहीं है। फिर 3 आयरन बैलेंस, 4 4 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ केवल 2 हाइड्रोजन, फिर से ये बैलेंस नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है किसकी, एसिड प्लस अल्कली विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, है ना, एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कली मतलब बेस,
है ना, तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस to give salt and water. The pH of solution changes as we add excess of acid to an alkali. फिर आगे बोल रहा है which letter denotes the area of the graph where both acid and salt are present. अब सुन लो, पहले आप सॉल्ट पे तो मत जाओ, आप एसिड पे जाओ। ठीक, एसिड क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, उसका पीएच वैल्यू लाई करता है 0 से 7 के बीच में, 7 से कम लाई करता है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये आपका 0 से 7 है, तो 0 से 7 ये जो रीजन है, इस रीजन में कौन आ रहा है, केवल डी। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ध्यान रखना, जो सॉल्ट है ना, उसका पीएच इतना कम नहीं होगा, क्योंकि अल्कली है। अल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस। जैसे मैंने अल्कली का एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने कहा एसिड है HCl प्लस यहाँ पे आएगा NaOH, अल्कली है ना, दे आर वाटर सॉल्युबल। चलो, वाटर सॉल्युबल बेसिस कौन कौन सी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर अपन बात करें आयरन, आयरन वाटर सॉल्युबल नहीं है, एल्यूमिनियम वाटर सॉल्युबल नहीं है, जिंक वाटर सॉल्युबल नहीं है, कॉपर वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ये जो बाकी बेस है, इनके मैंने ऑक्साइड ले लिए। आपको पता है कि मेटालिक ऑक्साइड आपकी बेसिक होती है नेचर में, तो ये बेसिक तो है बट ये अल्कली नहीं है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो Al2O3, ZnO, Fe3O4, और कौन सा ले लूं, CuO, ये सब जितनी भी ऑक्साइड हैं, ये बेसिस तो हैं बट ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ये अल्कली नहीं है। अल्कली कौन कौन है, लिथियम की ऑक्साइड, पोटेशियम की ऑक्साइड, सोडियम की ऑक्साइड, ये सब है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन हल्का गलत है। गलत कहाँ पर है, ये जो सॉल्ट है ना बेटा, इसका पीएच यहाँ पर कभी लाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर अल्कली है मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड अपने को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा, और आपका जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो इसमें जो आपका, ठीक है, एसिड के हिसाब से तो आंसर सही है, बट सॉल्ट के हिसाब से आंसर सही नहीं है। सॉल्ट के हिसाब से फिर आंसर समथिंग यहाँ सी रीजन के पास आना चाहिए, क्योंकि वो हल्का न्यूट्रल है, तो मतलब सी तक आना चाहिए। तो ठीक है, अपन सॉल्ट को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन हल्का सा गलत है जिसने बनाया है। एसिड के हिसाब से ये आपका रीजन डी है, बट सॉल्ट के हिसाब से रीजन डी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the reaction of iron with copper sulfate solution, CuSO4 plus Fe, Cu plus which of the following table give correctly substance? अच्छा सुन लो, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या दी है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या दिया है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बट ये कंसेप्ट अब हट चुका है समाज से, इसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया है। दिस हैज बीन कंप्लीटली डिस्ड एंड रिमूव, इसका ब्रेकअप हो गया है। अब क्या नया कंसेप्ट आ गया है, नया कंसेप्ट ये कहता है कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको उस बेसिस पे डिफाइन करना है। और एक चीज ध्यान रखना, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रेड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस रेड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप मन में अपने बैठा लो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट, जो रेड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे पहली चीज मन में बैठा लो कि जो ऑक्सीडाइज होगा वही रेड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर मान लो आपको ये सवाल बिल्कुल नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा, तो आप सीधे ऑप्शन में आओ। जैसे यहाँ कहा CuSO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है बट Fe है रेड्यूसिंग, तो ये गलत है। जो ऑक्सीडाइज होगा वही रेड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर आप इसमें आ जाओ, ये दोनों ऑप्शन भी गलत है। फिर आप इसमें आ जाओ, ये दोनों ऑप्शन भी गलत है। केवल कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और यही रेड्यूसिंग एजेंट है। तो आप ये चीज मन में बैठा लो। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, बट इसने उस हिसाब से दिया है कि भाई जो ऑक्सीडाइज होगा वही रेड्यूस होगा, वही रेड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन अब आप कैसे बताओगे कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ पर Fe आपका मेटल फॉर्म में है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर इस पे चार्ज कितना है, 0। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Fe यहां पर रिएक्ट करता है CuSO4 से और क्या फॉर्म करता है, FeSO4। FeSO4 कब बनता है, FeSO4 तब बनेगा जब Fe अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उन 2 इलेक्ट्रॉन को SO4 गेन कर लेगा। या फिर कहने का मतलब FeSO4 आपका जब फॉर्म होता है तो Fe पर कितना चार्ज आता है, +2। Fe पर +2 चार्ज आ गया, इसका मतलब Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए।
तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पर ऑक्सीडाइज कौन हो गया? Fe। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? यहां पर वो प्योर मेटल के फॉर्म में है, उस पर कितना चार्ज है? जीरो। ना उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया, ना कोई उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब वो FeSO4 बना तो उस पर कितना, अगर आप उसको आयन में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? Fe+2। Fe+2 मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। तो Fe आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तो आपका आंसर ही हो गया। अब मान लो क्वेश्चन में पूछता कि यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे CuSO4, CuSO4 में कॉपर का कितना चार्ज है? +2। SO4 का चार्ज है -2 या 2-। लेकिन जब कॉपर मेटल बना तो कॉपर मेटल पे चार्ज कितना आ गया? Cu। और ये हो गया केवल, इस पे चार्ज क्या हो गया? जीरो। भाई ये तो प्योर मेटल बन गया ना, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से जीरो आ गया। भाई +2 से जीरो कैसे आएगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसने? Fe ने। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और ये न्यूट्रल हो गया। पहले इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इसने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया तो न्यूट्रल हो गया। तो कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा है, और कॉपर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप ये आपको क्लियर होगा मॉडर्न कंसेप्ट से। और अगर आपको ये क्लियर नहीं होता तो इस क्वेश्चन को आप उससे कर सकते थे कि भैया जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बस एक ही ऑप्शन मिल रहा था, Fe। तो वैसे नहीं तो फिर आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो। और ये रिएक्शन कैसी है बेटा? ये रिएक्शन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू, है ना? ये आपकी एक्टिविटी भी दी है। और जब FeSO4 बनेगा तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन, है ना? और आपका जो आयरन नेल आपने ने डिप किया था, आयरन नेल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग जम जाती है। किसकी कोटिंग होती है वो? कॉपर मेटल की। कॉपर मेटल आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है। आयरन नेल का कलर क्या होता है? आयरन नेल का कलर होता है शाइनी ग्रे, चमकता रहता है नेल जब तक उसका कोरोजन ना हो। तो ये एक्टिविटी भी है। तो आप वैसे, मैं सब कुछ मिला के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है? मतलब आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा नॉलेज। मैं अपना नॉलेज यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ठीक? कोई ये मत सोचना, बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। पता है आपको? कॉपर बर्न्स। अच्छा हाँ, एक चीज और, कॉपर नॉर्मल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, इसको हीट करना पड़ता है। जब हीट करते हैं तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है, Cu2। इसको बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। ये किस कलर की ऑक्साइड होती है बेटा? ब्लैक कलर की। और एक कोटिंग सी चढ़ जाती है कॉपर के ऊपर, बस और कुछ नहीं। ठीक है? तो ये कौन सी रिएक्शन है? टू एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल एलिमेंट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बन जाएगा आपको। ध्यान रखना, कॉपर मेटल बर्न नहीं होता है, केवल एक सिंपल सी लेयर बन जाती है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ अ कैल्शियम कार्बन? सुन लो, अगर आपको कोई भी सॉल्ट दिया है, जैसे दे दिया NaCl, अब बोला कि इसका एसिड निकालो और बेस निकालो। अब NaCl के दो पार्ट हैं, एक है Na+ और एक है Cl-। Na+ है कैट आयन, Cl- है एनायन। तो कुछ नहीं करना, जो कैट आयन है उसमें OH जोड़ देना है, जो एन आयन है उसमें H जोड़ देना है, आपको एसिड बेस मिल जाएगा। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? NaOH। जो कैट आयन है उसमें OH जोड़ दो, और जो एन आयन है उसमें H जोड़ दो। तो ये इसके बेस, इसका बेस हो गया NaOH, और इसका एसिड हो गया HCl। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्ब। क्या क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? CaCO3। इसको आप ब्रेक कर लो, ये क्या बन जाएगा? Ca2+ प्लस CO3 2-। अब मैंने क्या बोला? जो कैट आयन है उसमें हाइड्रोक्साइड जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की 2, तो 2 यहाँ पे आ गया। और इसमें क्या जोड़ देना है? इसमें आपको हाइड्रोजन, ये वैलेंसी 2- है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, आपका बन जाएगा H2CO3। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड हो गया। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, पेरेंट एसिड हो गया H2CO3,
और पेरेंट बेस हो गया CH होल्ड वाइज। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे आपको बोल दिया NH4Cl दे दिया, बोला इसका एसिड और बेस निकालो, तो जो ये NH4 प्लस और Cl माइनस, तो ये हो गया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस हो गया, और HCl आपका एसिड हो गया। अच्छा, ये सॉल्ट कैसा है? ये जो सॉल्ट बना है NH4Cl, इसका नेचर कैसा आएगा? इसका नेचर एसिडिक आएगा। क्यों एसिडिक आएगा? क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये सॉल्ट आपका एसिडिक सॉल्ट है। ये भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि ऑप्शन दे देगा चार्ट, बोलेगा कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है। सिमिलरली आप इसको देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक वीक एसिड है, कमजोर एसिड है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? वो बेसिक होगा, वो बेसिक सॉल्ट है। तो इस प्रकार से आप ये भी बता सकते हो कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है, और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है। न्यूट्रल सॉल्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है NaCl, जिसको अपन घर में खाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इनके बारे में और पढ़ना है तो मैंने वीडियोस बनाए हैं इसके, पूरा एक प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब में। मैं लिंक तो शायद ऐड नहीं कर पाऊंगा, मुझे उतना नहीं आता, बट आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे तो यू विल गेट इट, और यू कैन आस्क मी पर्सनली, तो आई कैन शेयर इट। मैं टेलीग्राम पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हो, and you can even have my WhatsApp number. If you have any doubt or any queries, you can contact me and I can teach you that particular topic. ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्या करते हैं? एक बीकर में खूब सारा पानी लेते हैं, उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालते हैं, एंड वी हैव टू कंटिन्यूसली स्टिर द सॉल्यूशन। क्यों स्टिर करना है? क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर हम स्टिर नहीं करेंगे तो द हीट विल गेट एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस एंड इट मे कॉज द बीकर टू बर्स्ट आउट। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले बाय एडिंग, नहीं नहीं, वाटर नहीं, ये गलत है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर। हाँ, ध्यान रखना, हमेशा खूब सारा पानी लेना है और उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालना है। ऐसा नहीं कि एसिड ले लिया खूब सारा और उसमें पानी डाल दिया। अगर आप एसिड ले लोगे खूब सारा और उसमें पानी डाल दोगे तो रिएक्शन इतनी हाईली एक्सोथर्मिक कि ब्लास्ट हो जाएगा आपके कमरे में और एसिड हर जगह फैल जाएगा। इनफैक्ट आपके बॉडी पे भी जा सकता है एंड दैट विल हार्म योर बॉडी। तो प्लीज नेवर एवर डू दिस। हमेशा पानी लेना है, पानी में ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालना है। तो बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। स्टिरिंग क्यों करनी है? ताकि हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये सब क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ध्यान रखना। जो क्वेश्चन आएंगे ना, इन्हीं क्वेश्चन के आगे से पूछेगा वो तोड़ मरोड़ के। बोर्ड बहुत चालू है, और एनसीईआरटी भाई प्लीज ध्यान से रीड कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। Why it is important to balance a skeletal chemical equation? Skeletal chemical equation मतलब जो unbalance है, क्यों करते हैं बैलेंस? In order to follow law of conservation of mass. तो कौन सा लॉ अपने को प्रूव करना है यहाँ पे? To verify law of conservation of mass, that is matter can neither be created nor can be destroyed, या total mass of reactant is equal to total mass of the product. Next question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बायो का, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन अगेन। देखो यहाँ पे, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ पे ये नंबर 1 दिया है। नंबर 1 इसने क्या बोला है? एक मिनट हल्का नीचे कर देता हूँ। हाँ, नंबर 1 है ट्रैकिया। ट्रैकिया यहाँ पे दिया है, कह रहा है इट इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। हाँ, ट्रैकिया तो है और उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, बट जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं वो एयर कंडक्ट नहीं करवाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या है कि भैया ये आपका विंड पाइप है। अब हवा एक बार आती है और एक बार जाती है। ऐसा होता होगा कि 0.1 सेकंड के लिए एक समय ऐसा आता होगा जब विंड पाइप में कोई भी हवा नहीं है। अच्छा, विंड पाइप के अराउंड एटमॉस मतलब मेरी बॉडी तो है ही, और इसके बाजू में एयर है। एयर क्या लगा रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो अगर नैनो सेकंड के लिए भी मान लो यहाँ पर हवा नहीं है, एकदम वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो ये जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इस विंड पाइप को कोलैप्स कर देगा, या ट्रैकिया को कोलैप्स कर देगा, और वो सिकुड़ जाएगी। और एक बार सिकुड़ जाएगी तो फिर सांस अंदर जाएगी नहीं, आप सांस लेना बंद कर दोगे और आप सूर्य नमस्कार करके भगवान को मतलब स्वाहा हो जाओगे। तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं बेटा, वो सी शेप की होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। तो उसका मेन फंक्शन है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना, ना कि एयर को कंडक्ट करना। तो पहला ऑप्शन गलत है। ठीक। दूसरा है रिब्स। हाँ ये देखो, ये रिब्स दी हैं बहुत सारी। रिब्स और इंटरकोस्टल मसल दो चीजें होती हैं। इंटरकोस्टल मसल आपने अभी नहीं पढ़ा, वो आप शायद हायर बायो में पढ़ोगे। तो ये जो रिब्स होती है ना, इनका दो फंक्शन है। पहली बात, ये तो लंग का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करवाती हैं, साथ में ये रिप्स लंग्स, और देखो ये बीच में हार्ट है यहाँ फंसा, लंग्स और हार्ट दोनों को शॉक मतलब शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं और एक्सटर्नल डैमेज से बचाती हैं। तो कह रहा है रिप्स का यहाँ फंक्शन क्या है, व्हेन वी ब्रीद आउट, हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं। अच्छा सुन लो, हम सांस बाहर कब छोड़ेंगे, अगर हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, कोई फुग्गा आपने फुलाया, उसकी हवा निकालनी है, तो क्या करोगे, फुग्गे को पिचका दोगे ना। तो अगर हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं मतलब वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम कब होगा, जब चीजें कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो यहां लिखा है व्हेन वी ब्रीद आउट रिब्स आर लिफ्टेड, नहीं लिफ्ट नहीं होती भाई, लिफ्ट होगी तो और वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तो उस केस में तो सांस अंदर आएगी। तो ये गलत है, व्हेन वी ब्रीद आउट रिब्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, वो करीब आ जाएंगे। तो ये लिफ्टेड वर्ड गलत है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। वो करीब आ जाएंगी, प्रेशर डालेंगे उस पर, लिफ्ट दूर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन दिया है एल्वियोले। हाँ एल्वियोले क्या होता है, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, और एल्वियोले में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट थिन वॉल है, थिन वॉल क्यों होते हैं, तभी गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, तो थिन वॉल होते हैं, सैक लाइक सॉरी सैक लाइक होते हैं, और गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। वेरी गुड, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं, डाइफ्राम। डाइफ्राम क्या है बेटा, ये जो नीचे चीज प्रेजेंट है ना, ये यहाँ पे ये डाइफ्राम है। डाइफ्राम का मेन फंक्शन क्या है, जब अपन सांस अंदर लेते हैं, जैसे मैं सांस अंदर खींचूंगा, इनहेल करूंगा, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उस समय डाइफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है। और जब मेरे को सांस बाहर छोड़नी है, एक्सेल आउट करना है, तो एक्सेल आउट करने के लिए लंग्स का वॉल्यूम कम होगा ना, लंग्स पिचकेगा, तो जब ये पिचकता है तो डायफ्राम वापस से डोम शेप का हो जाता है। अब देखो यहाँ दिया क्या है, डायफ्राम, इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीद इन। गलत है भाई, पुल अप ऊपर ये कब जा रहा है, जब हमको ब्रीद आउट करना है, सांस को बाहर निकालना है। जब हम ब्रीद इन करेंगे तब तो नीचे जाएगा ना डायफ्राम, ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर, ये जो मसल है, ये नीचे बैठ जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, तभी तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत है। जब हम सांस अंदर लेंगे तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा ऐसा, और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो डायफ्राम वापस से डोम शेप का हो जाएगा, ताकि लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाए और प्रेशर से आपकी एयर बाहर पुल आउट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट इज सीक्रेटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। सुन लो, ये जो सबसे ए बी सी दिया है, ठीक है, माउथ में कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। अच्छा एक चीज याद कर लो, तीन एंजाइम है बॉडी, मतलब दो हैं बेसिकली, एक है हो गया एमाइलेज। एमाइलेज हमेशा किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो सुक्रोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, या ग्लूकोज हो, उसका करेगा। फिर आपको दे दिया लाइपेज, लाइपेज हमेशा किसका करेगा, फैट का, हमेशा फैट का करेगा। और जितने भी इन वाले हैं, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिनोजन, ये जितने इन पिन वाले हैं, जहां भी इन लग जाता है, एन लग जाता है, वो किसको डाइजेस्ट करेंगे, वो डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले ए दिया है लाइपेज, लाइपेज गलत है। माउथ में फैट का डाइजेशन नहीं होता, केवल स्टार्च का होता है। कौन से स्टार्च का होता है, माल्टोस,
मतलब स्टार्च कन्वर्ट होता है, सॉरी, स्टार्च आपका कन्वर्ट होता है माल्टोज में। आपके एनसीईआरटी में सिंपल शुगर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, बट आपका स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में। स्टार्च क्या होता है बेटा? स्टार्च होता है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड क्या होता है? जब खूब सारे ग्लूकोज के यूनिट मिलकर एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उसको अपन स्टार्च बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है स्टार्च का? C6H10O5 द होल एन, ये फॉर्मूला है स्टार्च का। माल्टोज जो है वो आपका डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड। डाइसैकराइड क्या होता है? जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, वो एक वाटर का मॉलिक्यूल खो देते हैं और डाइसैकराइड फॉर्म करते हैं। डाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। और जो आपका ग्लूकोज है, जो अपनी बॉडी में बहता है ब्लड में, उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये होता है मोनोसैकराइड। मोनो मतलब सिंगल, सैकराइड मतलब एक ग्लूकोज की यूनिट। तो जब एक है तो ग्लूकोज है, मोनोसैकराइड। दो ग्लूकोज मिल गए, एक पानी का मॉलिक्यूल निकल गया तो वो बन गया डाइसैकराइड। और खूब सारे ग्लूकोज आपस में मिल गए और पानी निकल गया तो वो बन गया पॉलीसैकराइड। स्टार्च आपका पॉलीसैकराइड है। तो सॉरी, मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया। लाइपेज नहीं है, छोड़ दो पहला। अच्छा, एक गलत है तो उसको छोड़ दो, फिर दूसरे में आओ। एमाइलेज बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में। स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, सही ऑप्शन है। सेकंड है पेप्सिन। ये स्टमक है, स्टमक में पेप्सिन सीक्रेट होता है। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्टोन्स में, ठीक है, और पेप्टाइड्स में। वो आपके सिलेबस में नहीं है बट कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और, पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रहता है? क्योंकि भाई पेप्सिन के पास दिमाग तो है नहीं। अगर एक्टिव फॉर्म में पूरे टाइम पेट में रहेगा तो पेट की जो मसल है वो भी तो प्रोटीन की बनी है, तो वो पेट की मसल्स को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। इसीलिए जो पेप्सिन है वो किस फॉर्म में रहता है? वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। अब ये एक्टिव कब होता है? जब इसमें ऐड होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये फंक्शन भी है, इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू प्रोटीन सो दैट प्रोटीन कैन डाइजेस्ट द, सॉरी, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। फिर पेप्टोन्स पेप्टाइड्स आपके अमीनो एसिड में डाइजेस्ट होते हैं, ठीक, वो हाई फाई है। लास्ट आ गया थर्ड वाला, ट्रिप्सिन। थर्ड ऑप्शन इज ट्रिप्स। अब देखो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन गलत है पहले में, क्योंकि एमाइलेज है। ट्रिप्सिन बेटा कौन प्रोड्यूस करता है? ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियास। ट्रिप्सिन भी किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। पेनक्रियास अपना सीक्रीशन कहाँ रिलीज करते हैं? पेनक्रियास भी अपना जो सीक्रीशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जो पार्ट है, ये सबसे पहला पार्ट इसमें करते हैं, इसको बोलते हैं अपन डिओडेनम। क्या बोलते हैं? डिओडेनम। फिर ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इलियम। डिओडेनम, इलियम। और ये जो लास्ट पार्ट है, जो कोलोन, जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है, ये वाला जो लास्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं जेजुनम। है ना? तो अलग अलग पार्ट है, सबका अलग अलग फंक्शन है। लेकिन डिओडेनम में सीक्रीशन आता है पेनक्रियास से। और बाइल जूस भी डिओडेनम में आता है, गॉल ब्लैडर में, है ना, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, और फिर गॉल ब्लैडर उसको आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। आई होप यू पीपल आर नॉट गेटिंग बोर्ड। अगर आप बोर हो रहे हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मुझे भी एक बार करके बताना कि कैसा लगा, कैसा क्या लगा, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गलत। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, गलत। वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल, अब सुन लो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, आप एक बार आप देख लो कैसे होता है, छोटा सा टॉपिक है। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टोमाटा, कह रहा हूँ, ठीक है। अब गार्ड सेल क्या करते हैं? ऐसे स्टोमेटल पोर को ऐसे बंद करके रखते हैं। आपके गार्ड सेल किडनी या बीन शेप होते हैं। अब सबसे पहला काम, जैसे सुबह स्टोमेटा ओपन करना, क्योंकि सुबह आपकी लाइट रिएक्शन होती है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो सबसे पहले सिग्नल आता है गार्ड सेल को, भैया आपको ओपन होना है। अब ओपन कब होंगे? जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। अब वाटर अपने आप तो एब्जॉर्ब नहीं करते। सबसे पहले गार्ड सेल क्या करते हैं? एक्टिवली, एक्टिवली मतलब एनर्जी का यूज करके। एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? एटीपी के फॉर्म में। सबसे पहले ये अपने सराउंडिंग से एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम, इस आयन को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे गार्ड सेल आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, इनका कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द सराउंडिंग सेल,
इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब जैसे इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अब सराउंडिंग क्या करेगा, सराउंडिंग में आपका वाटर प्रेजेंट है, बाकी सेल में जितने भी इसके सेल प्रेजेंट है इसके अराउंड, तो वाटर क्या करता है, सराउंडिंग सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस गार्ड सेल के अंदर घुस जाता है। ये ऑस्मोसिस आपका पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, लेकिन जब गार्ड सेल आयन एब्सॉर्ब करते हैं उसमें एनर्जी लगती है। अपने आप कोई आयन उसके अंदर ना कूद आएगा कि भैया आ जाओ हमको अपने साथ मतलब संभालो बसा लो और हमको अपनी वाइफ या हस्बैंड बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। अब पानी चला गया गार्ड सेल के अंदर। अब ध्यान रखना, ये गार्ड सेल ऐसा है, ठीक है। एक मिनट मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा बंद करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये जो गार्ड सेल है ये ऐसा है। अच्छा, अब आप ध्यान रखना एक चीज, जैसे मान लो मेरे पास कोई फुग्गा है, अगर मैं फुग्गे में पानी भरता हूँ तो फुग आपने देखा ना वाटर बलून, तो वाटर बलून तो हर साइड से फूलता है। तो अगर ये गार्ड सेल भी हर साइड से फूलता, देखो ये इसकी ओपनिंग है, ये स्टोमाटा है सामने, तो अगर ये हर साइड से फूलता, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यार मतलब मेरे पास फुग्गा नहीं है, मतलब ये बाहर भी एक्सपैंड होता और ये अंदर भी तो एक्सपैंड होता, तो आपका स्टोमाटा खुलने की जगह और बंद हो जाता। थोड़ा ध्यान से देखना, ये मान लो फुग्गा है, अब मैं इसमें पानी भर रहा हूँ, तो ये इधर से भी एक्सपैंड होगा और ये इधर से भी एक्सपैंड होगा। तो अगर गार्ड सेल ऐसा है अभी और पानी गया, तो ये तो इधर भी फूलेगा ऐसे भी तो फूलेगा, तो ये तो स्टोमाटा और बंद हो जाता, बट ऐसा होता नहीं है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, गार्ड सेल की जो इनर लाइनिंग होती है वो थिक होती है और जो आउटर लाइनिंग है या आउटर मेम्ब्रेन वो थिन होती है। तो जब पानी इसके अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है, अब ये वॉल तो बहुत थिक है, तो यहाँ पानी का कोई खास प्रेशर नहीं पड़ता, वो उसको झेल जाता है। लेकिन आउटर वॉल एकदम थिन है, तो यहाँ पर पानी बहुत सारा प्रेशर लगाता है। तो क्योंकि अब जैसे मतलब यहाँ प्रेशर मतलब इसको खींच रहा है ऐसे बाहर की तरफ और इसको भी ऐसे बाहर की तरफ खींच रहा है, तो इस हाई प्रेशर के कारण आपके गार्ड सेल इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज द इनर वॉल इज थिक। अगर इनर वॉल थिक नहीं होती ना और पानी ऐसे जाता, तो ये बाहर तो फूलता, अंदर भी फूल जाता और आपका स्टोमाटा कभी ओपन नहीं होता। सो दिस इज हाउ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा टेक्स प्लेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो इसके भी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हैं। थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है मेरा चैनल बिकॉज आई डोंट हैव एनीवन टू क्या बोलते हैं, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एंड आई एम टीचिंग इन अ स्कूल एज वेल, एज वेल एज आई एम टेकिंग ऑफलाइन ट्यूशन, देन आई एम टेकिंग ऑनलाइन ट्यूशन एज वेल। तो मुझे सारा टाइम ही नहीं मिलता, ऑल्दो आई एम अनमैरिड बट स्टिल डजंट इट डजंट मीन्स कि आई एम अनमैरिड सो आई विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे ज़रा टाइम नहीं मिलता चीज़ों को मैनेज करने का। ठीक है, तो कोई हो तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो shows a schematic plan of blood circulation in human with label 1 to 4. Identify the correct label with its function. देखो यहाँ पे, अच्छा पहले सबका फंक्शन देख लो। यहाँ पे जो वेन है, वेन का फंक्शन क्या होता है? वेन का मेन फंक्शन है टू कैरी ब्लड टूवर्ड्स बॉडी। ये ब्लड को बॉडी या दिल के पास, हार्ट सॉरी कर लो, टू कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। वेन का मेन फंक्शन है टू कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। फिर दूसरे आते हैं आर्टरी। आर्टरी का मेन फंक्शन है टू कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दिल से दूर ले जाना, मतलब बॉडी की तरफ ले जाना। अच्छा, तो यहां सबसे ए दिया है पल्मोनरी वेन, है ना। पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट। गलत है, सुन लो। नंबर वन पल्मोनरी वेन तो है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी एक्सेप्शनल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कहाँ लाती है? लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम में लाती है। तो ये फंक्शन गलत दिया है। इसका मेन फंक्शन क्या होता? इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग से कहाँ लाती है? लेफ्ट ऑरिकल में। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, नहीं तो वेन्स हमेशा CO2 वाला डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। नेक्स्ट यह है पल्मोनरी आर्टरी। ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। अरे ये तो सेकंड में दे दिया यार, पल्मोनरी आर्टरी। ये गलत दिया, ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा है। एओर्टा फर्दर ब्रांच होती है आर्टरी में। आर्टरी उसके बाद ब्रांच और पतले होते हैं आर्टीरियोल में, और पतली आर्टरी, और आर्टीरियोल के बाद फाइनली बनता है कैपिलरी। ये आपकी कैपिलरी है, वन सेल थिक होती है। वन सेल थिक क्यों होती है? ताकि ये सेल के साथ मटेरियल एक्सचेंज कर सके। तो ये पल्मोनरी आर्टरी गलत दिया, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। और पल्मोनरी आर्टरी का मेन फंक्शन क्या है? इट यहाँ दिया है, इट टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, गलत दिया है। मैंने बताया आर्टरी क्या करती है,
आर्टरी खून को दिल से हमेशा दूर ले जाती हैं. सो दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी, फ्रॉम द राइट ऑरिकल. कहाँ से ले आती हैं? सॉरी, राइट ऑरिकल से नहीं बेटा, इससे राइट वेंट्रिकल पंप करता है. राइट वेंट्रिकल से ब्लड को, राइट यहाँ वेंट्रिकल कर लो, राइट वेंट्रिकल पंप करता है और ब्लड आपका जाता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, लंग्स में जाता है. So this is the function of pulmonary artery. They carry deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. फिर next है aorta. Aorta कह रहा है takes blood from heart to body parts. हाँ ठीक है, हर बॉडी पार्ट में नहीं ले जाता. एओर्टा बस ब्लड को दिल से दूर ले जाता है. फिर एओर्टा डिवाइड हो जाता है आर्टरी में. तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पार्शियली ट्रू है, मतलब थोड़ा थोड़ा सच्चाई है, थोड़ा थोड़ा इसमें झूठ भी है. लास्ट है वेना कावा. सुन लो, वेना कावा आपकी सबसे बड़ी वेन है. तो ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, ये बिल्कुल सही है. वेना कावा, ये आपकी वेना कावा, इट इज द बिगेस्ट वेन. और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में लाती है. फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वो पंप होता है लंग्स में, तो प्रोसेस चलती जाती है. तो डी ऑप्शन सही है. और ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये पार्शियली सही है. ये हो, अगर मल्टीपल चॉइस का सपोज दिया था कि इसमें 1 2 2 3, तो थर्ड ऑप्शन फिर अपन सही लेते, क्योंकि एओर्टा करता है, मतलब दिल से तो दूर ले जाता है, भले हर बॉडी पार्ट तक न ले जाए, बट दिल से दूर ले जाता है. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello students, now this is the 15th question. कह रहा है identify the phase of circulation which is represented in the diagram of heart given below. Arrows indicate contraction of the chambers shown below. अब देखो, ये नीचे वाले चेम्बर्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है. तो दिस जहाँ पे रेड पार्ट है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस ब्लू पार्ट नीचे वाला, दिस इज द राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ पंप करता है? फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. राइट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ पंप करता है? अच्छा, कौन सा ब्लड है ये? CO2 वाला ब्लड है. कहाँ पंप करता है? टू द लंग्स, ताकि उसमें वापस से ऑक्सीजन आ जाए. लेफ्ट वेंट्रिकल किसके थ्रू पंप करता है? एओर्टा के थ्रू पंप करता है. ये आपकी एओर्टा है, रेड वाला पार्ट. और राइट वेंट्रिकल किसके थ्रू करता है? ये करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, है ना. पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ऐसी आर्टरी है जो CO2 या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं. तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा. ब्लड इज ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. यहां से ब्लड गया लंग्स में, ये लंग्स में जाएगा. एंड इज पंप टू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली. यहां से जाएगा वेरियस ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इसको ध्यान से देखिए. ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं, स्क्रीन में आ जाए. हाँ, ये आ गया. अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है. सबसे पहले कॉलम 1 देखो, कॉलम 1 माउथ में है, तो लेंथ ऑफ छोड़ दो अभी, इनिश. हाँ, माउथ में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोस या सिंपल शुगर में, और कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेस, उसका दूसरा नाम है टाइलिन. तो 1 का आपका बी हो गया. ठीक है. अब सीधे आप पहले ऑप्शन में आ जाओ. 1 का बी केवल दो ऑप्शन है, बी और सी, इन दोनों में से कोई एक है. ठीक है. बाकी ए और डी आपको एक गायब हो गए. अपने को रॉन्ग वन भी हटाना है, ऐसे भी आप कर सकते हो. अब नंबर 2 पे आ जाओ. देखो नंबर 2 है लिवर. अब यहाँ देखो, द लेंथ, लेंथ का लिवर से मतलब नहीं है, बी ऑप्शन हो चुका है. इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन. सुन लो, लाइपेज क्या करता है बेटा? लाइपेज आपका फैट को डाइजेस्ट करता है, और फैट का डाइजेशन सबसे ज्यादा टाइम लेता है. अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, जब आप कोई खाना खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट अराउंड 2 से 3 आवर तक आपके स्टमक में रहता है. फिर उसके बाद जो आपका प्रोटीन है वो 3 से 4 आवर, और सबसे ज्यादा टाइम तक आपके स्टमक में फैट रहता है, 4 से 5 घंटे. तो डाइजेशन ऑफ फैट इज वेरी डिफिकल्ट. तो बाइल जूस आपका होता है. बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में. स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में आता है, जिसको अपन बोलते हैं डिओडेनम. डिओडेनम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. डिओडेनम में बाइल जूस क्या करता है?
बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे फैट ग्लोब्यूल में ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन। ये फिजिकल डाइजेशन है, बस बड़े को छोटे में ब्रेक कर दिया, कोई केमिकल बॉन्ड उसने नहीं तोड़े। अच्छा, इससे क्या होता है, सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन बढ़ जाता है ना, सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो फैट आपका जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो सेकंड का ऑप्शन आपका आंसर हो गया इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सी वाला तो वैसे आपका गलत हो गया, सी वाला तो वैसे आपका गलत हो गया। सेकंड का ऑप्शन सी है, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज। अब देखो चलो फिर थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है डी, नहीं, हाँ, थर्ड का ऑप्शन दे रहा है डी। क्या दे रहा है, दिस इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। सुन लो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से चालू होती है। जो पहला पार्ट है वो ड्यूडेनम है, जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं जैजनम, जैजनम। और जो बेटा लास्ट पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं इलियम, इलियम। ड्यूडेनम का मेन फंक्शन है कंप्लीट डाइजेशन करना, तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, ड्यूडेनम में होता है। जैजिनम और इलियम का फंक्शन है फूड को एब्जॉर्ब करना, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना। तो थर्ड का आपका ऑप्शन सही है, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। और फोर्थ आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ को बेसिकली बता रहा है ना, तो फोर्थ पार्ट क्या हो गया, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड द ऑर्गेनिज्म ईट। जो हर्बीवोर होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। और जो कार्निवोर होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कम होता है, क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। तो देखो, आप एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन से भी आंसर जल्दी से ला सकते हो, बस आपको दो पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। एक मिनट में थोड़ा पेन का साइज चेंज कर लूं, आई एम सॉरी बाबू, लेट मी डू इट। हाँ, which of the following is used by mirror is used by a dentist to examine a small cavity in a patient teeth? डेंटिस्ट मिरर कौन सा होता है, वो होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब किसी ने पूछ लिया कि ये डेंटिस्ट मिरर के लिए रे डायग्राम कौन सा होगा, तो इसके लिए बेटा रे डायग्राम कौन सा होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, पोल और फोकस के बीच में। इमेज कहाँ बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इट इज, इमेज का नेचर कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऐसा। ये दो आपकी रेज ऑफ लाइट हैं, ये जाती हैं, देखो यहाँ पे, ये रेज ऑफ लाइट इधर अगर आप ध्यान से देखो तो इधर ये दूर हो रही है, इधर ये कभी मैच नहीं करेंगी। तो अच्छा, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इनको यहाँ पे रेज ऑफ लाइट को अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे लगता है ये कहीं यहाँ से आ रही है, और सिमिलरली ये कहीं यहाँ से आ रही है। तो ये आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो when the object is placed between pole and focus, image is formed behind the mirror. It is virtual, erect and larger than size of object. इसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, और 1 से बड़ी, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है। और ये किस केस में यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज एज मेकअप मिरर। आपने कोई पिक्चर देखी होगी, इसमें हीरोइन लोग लिपस्टिक लगाती है ना, तो उनको क्या, अब एकदम नहीं लिपस्टिक एकदम मतलब अप टू द मार्क लगाना रहता है ना, यहाँ वहां ना हो जाए, तो इसलिए उनको बड़ी इमेज, तो छोटा सा उनके पास मेकअप मिरर होता है। कबीर सिंह में जो शेविंग मिरर है, शेविंग मिरर भी आपका सेम केस यूज करता है। तो शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, डेंटिस्ट मिरर, तीनों में सेम केस है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which diagram shows image formation of an object on a screen by a converging lens? अब सुन लो, converging lens है। आपको converging lens के रे डायग्राम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला मतलब सॉरी, आपको ये पता होना चाहिए, इफ अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। तो पहला गलत है, क्यों गलत है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया बेटा, 2 इंटू फोकल लेंथ, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो ये आपका गलत है, ये कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से। दूसरा वाला फिर से वही डायग्राम, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, फिर से ये 2 इंटू एफ या 2 एफ से पास हो रही है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फिर से गलत है। कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से। थर्ड डायग्राम देखो,
रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब ये फोकल लेंथ दिया है, पासेस थ्रू फोकस, ये वाला आपका डायग्राम सही है, दिस इज द राइट डायग्राम। डी वाला देख लेते हैं। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो फोकस से पास हो रही है, ठीक है। अब देखो ये रे ऑफ लाइट कितना अलग दे दिया है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे ऐसे लेंस में जा रही है और ये कुछ ज्यादा ही कन्वर्ज हो रही है। सो दिस इज नॉट द राइट डायग्राम, ये वाला रे डायग्राम गलत है, ठीक। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बन जाएगा आपको, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। सुन लो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट वही बनाएंगे जिनका नेचर कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग किसका नेचर है? कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स लेंस का। तो पहला ऑप्शन दिया है कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा गलत हो गया, कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग होता है, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। हाँ अब आगे देखो, आ, इसके बाद दिया है टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90, हाँ ये देखो ये ऑप्शन अच्छा है, ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ व्हेन अ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, अच्छा सुन लो, ये जो पॉइंट सोर्स होता है ना बेटा, पॉइंट सोर्स से लाइट हमेशा डाइवर्जिंग निकलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट निकलेंगी। तो यहाँ पे कभी लाइट आपकी पैरेलल नहीं होगी, ठीक है, कोई ऐसे चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये आपकी ऐसे चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर, तो पैरेलल लाइट आपको नहीं मिलेगी। कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो हमेशा ध्यान रखना, केवल पैरेलल कौन करेंगे, पहला कॉनकेव मिरर। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट है, ये रेज ऑफ लाइट गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम चीज है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यहाँ से रेज ऑफ लाइट गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट कह रहा है कंसिडर थ्री इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ग्लास का दिया है, एयर का दिया है, वाटर का दिया है। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थ्री मटेरियल अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सुन लो क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, n इज इक्वल टू c बाई v, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कहने का मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास का, मतलब ग्लास में लाइट की वेलोसिटी मिनिमम होगी। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? एयर का, मतलब एयर में लाइट की वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे ज्यादा एयर में, पहला ऑप्शन यहाँ एयर है, फिर आपका वाटर में, और फिर आपका ग्लास में, सबसे ज्यादा एयर में होगी, ठीक है। ये आप याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। नेक्स्ट, ओ, if a beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the, एक मिनट मैं इसको मिटा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए सर ने क्या किया, ये एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार बच्चों को। हाँ देखो यहाँ पे, इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वॉयलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, प्रिज्म दिया है आपको, ठीक है, and produces angle of refraction r and v respectively, which of the following is correct। अब सुन लो यहाँ पे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब वेवलेंथ कैसे इंक्रीज होती है? ऐसे इंक्रीज होती है वेवलेंथ, मतलब रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है, वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम है। फिर आपको दूसरी चीज क्या याद करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जो बेंडिंग होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम बेंडिंग होगी। अब यहां ध्यान दो, जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, लैम्डा आर मैक्सिमम है, तो अगर लैम्डा आर मैक्सिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड आपका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। सही बात है ना। रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा है तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वॉयलेट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एज कंपेयर टू रेड के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। वी है वॉयलेट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और आर है रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, ये इसमें आप वैसे भी कर सकते हो, जिसने वो प्रिज्म वाला टॉपिक पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि सबसे ऊपर आपको मिलता है रेड कलर और सबसे नीचे आपको मिलता है वॉयलेट कलर। तो यहां से भी आप बता सकते हो कि भाई रेड में सबसे कम बेंडिंग है और वॉयलेट में सबसे ज्यादा बेंडिंग है। बट आपको मान लो कोई थोड़ा कंफ्यूज कर दे, बीच के कोई कलर दे दे और आपको सपोज ये प्रिज्म का पैटर्न याद नहीं है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। यस, जस्ट सपोज कभी सवाल में कलर ना देके वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दिया, तब आप फंस जाओगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला आप याद कर लो, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें बेंडिंग कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें बेंडिंग ज्यादा। तो वॉयलेट का वेवलेंथ कम है तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा और वॉयलेट में बेंडिंग मैक्सिमम होगी, इसलिए वॉयलेट वाला एंगल रिफ्रैक्शन का रेड वाले एंगल से बड़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब सुन लो, यहाँ पे एक्चुअली इतना क्लियर दिख नहीं रहा, बट आप ध्यान से देखो तो ये बॉक्सेस बने हैं। इफ यू लुक क्लियरली बेटा इन द डायग्राम, तो ये बॉक्सेस बने हैं। ठीक है, ये ये स्ट्रेट लाइन है और खूब सारे ग्राफ, मतलब ग्राफ आपका बना हुआ है। सॉरी, ठीक है, देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, सॉरी नीचे चला गया। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये देखो यहाँ पे। अब कह रहा है एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के बराबर है। द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर। कह रहा है मिरर की फोकल लेंथ -6 है एंड विल प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1। सबसे पहले देखो, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ये आपकी इमेज बनती है, ये है ना। तो अगर इमेज रियल है तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और क्योंकि साइज सेम है तो m की वैल्यू -1 आएगी। तो अब देखो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, पहला ऑप्शन गलत हो गया और सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे। अब यार यहाँ पे देखो कितने बॉक्स दिए हैं, ये पहला बॉक्स है बेटा, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है। तो 3 बॉक्स और एक बॉक्स किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। तो जो फोकल लेंथ है वो है -3, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -3 एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ मिरर इज -1, नेम द मिरर। तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव। फिर बोल देगा give the location of object in image, तो object is placed at center of curvature, image is also formed at center of curvature। फिर बोल दिया nature, it is real, inverted and same size। Sorry, next question। the angle of incidence from air to glass at a point on the hemispherical glass slab is। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताना है। अब अगर आप ध्यान से देखो ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है। अब ये लाइट बेटा है ना, जो रे ऑफ लाइट, ये इसको देखो एकदम परपेंडिकुलर फॉल कर रही है सरफेस को, एकदम परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, द रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलर। अच्छा, अब एक चीज ध्यान करो, अगर कभी भी रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है, मान लो ये परपेंडिकुलर गिर रही है और किसी ने पूछ लिया एंगल आई कितना है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल हो गई। अब ये नॉर्मल है, ये आपकी नॉर्मल है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक, दोनों सरफेस को परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों एक ही सरफेस को परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है मतलब ये दोनों रेज ऑफ लाइट कैसी हो गई, दे आर पैरेलल।
नॉर्मल जो है वो इंसिडेंट को पैरेलल हो गई। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंट को पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, ये तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन है 0 डिग्री। तो सुन लो, एक मेरी बात याद कर लो, अगर कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस को परपेंडिकुलर फॉल होती है तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन भी 0 है। देखो इसीलिए ये जो रे ऑफ लाइट है ना, कैसे गई, ये एकदम सीधे चली गई। तो पता है, इससे भी आप पता कर सकते हो कि भाई ये एयर था, ये ग्लास था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के बाद भी लाइट में बिल्कुल बेंडिंग नहीं हो रही है, लाइट एकदम सीधी सीधी चली जा रही है। तो ये केस कब पॉसिबल है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस। उस केस में आई 0 हो जाएगा और आर भी कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0। तो उस केस से भी आप पकड़ सकते हो कि आपकी रे ऑफ लाइट सीधी सीधी चल गई। सीधी सीधी कब जाएगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा और रे ऑफ लाइट सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a prism ABC with BC as base is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in the figure below. In which of the following diagram, after dispersion, the third color from top of the spectrum corresponds to the color of the sky? बड़ा अच्छा सवाल है, फिर से मैं एक बार मैं पढ़ लूं। In which of the following diagram the dispersion, द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, सुन लो, डिस्पर्जन में क्या बनता है आपका, विबग्योर बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो कह रहा है कौन से डायग्राम में जो थर्ड कलर है आफ्टर डिस्पर्जन फ्रॉम द टॉप विल करस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई। कलर ऑफ द स्काई क्या होता है बेटा, ब्लू होता है। तो देखो, अगर यहाँ पे अपन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे ऊपर रेड आ जाएगा, फिर ऑरेंज आ जाएगा, फिर येलो आ जाएगा। तो ये तो, अगर अपन, ये पहला कलर है, ये दूसरा कलर है, तीसरा कलर है, रेड, ऑरेंज, येलो, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप विल करस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे आओ। दूसरे ऑप्शन में क्या होगा, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर ये मिला रेड, फिर ये मिला ऑरेंज, फिर ये मिला येलो, फिर ये मिलेगा ग्रीन। बड़ा अच्छा सवाल दिया यार, बोर्ड ने मान गए। फिर दिया ब्लू, थोड़ा देखो इधर से नहीं निकलेगी, निकलेगी इधर से, बट मैं अब मेरा वो भर गया। ठीक है, निकलेगी यहाँ, यहाँ ए बी से निकलेगी। ठीक है, ध्यान देना, बी ब्लू, फिर निकलेगा इंडिगो, और फिर ये निकला वॉयलेट। अब देखो कह रहा है थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप। सुनो एक मिनट, सॉरी यार, आप ऐसे कंफ्यूज हो बोलोगे सर आप ये क्या कर रहे हो, मैं इसको प्रॉपरली बना देता हूँ। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। क्यों सही आंसर है, देखो फिर से, ये पहला कलर, ओ सॉरी, ये पहला कलर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा कलर मिलता है, सबसे ऊपर मिलता है रेड, और इधर कौन सा मिलेगा, वायलेट, है ना, उल्टा कर दिया ना प्रिज्म को, ध्यान देना। तो ऊपर से वायलेट, फिर दूसरा मिला इंडिगो, तीसरा मिला ब्लू। तो ऑप्शन बी या सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर टॉप से आपको यहाँ, अच्छा यहाँ भी अपन करके देख लेते हैं। देखो यहाँ बेटा आप टॉप कैसे बताओगे, यहाँ तो देखो रेड इस तरफ जाएगा, तो यहाँ तो देखो टॉप होगा नहीं, इधर से यहाँ टॉप होगा नहीं। और यहाँ पर क्योंकि ये फ्लैट है, क्योंकि ये फ्लैट है, तो इस, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी डायग्राम दे सकता है, क्योंकि एकदम वैसा है, क्या बोलते हैं, एकदम फ्लैट है, बेंड नहीं है। तो ये पता है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे केवल क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा इस वाले केस में। ध्यान देना, फोर्थ वाले केस में डिस्पर्जन नहीं होगा। डिस्पर्जन होने के लिए जो आपके सर्फेसेस है उनको बेंड होना कुछ एंगल पे जरूरी है, नहीं तो इट विल एक्ट लाइक अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, बस ऐसे लाइट आई और वैसे रिफ्रैक्ट हो गई और ऐसे निकल गई, ये चीज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अच्छा एक चीज और, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा ना, तो आप मेरे से पूछ लेना। आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को यूट्यूब में मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी है, आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, step section B consists of 24 question. Attempt any 20 question from this section. The first attempted 20 question would be evaluated. Wow, good.
कह रहा है लाइमस्टोन को हीट करते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सुन लो, जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसमें हीट लगती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और जहां भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन में आ जाओ, सीधे ऑप्शन में आ जाओ। अच्छा, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर इसमें अपन पानी डाल देते हैं तो CaO प्लस H2O ये फॉर्म कर देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइन, ठीक। तो अब कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। देखो, स्टेप 1 एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं है। अच्छा, अच्छा स्टेप, अच्छा ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। मैं एक मिनट, एक मिनट इसमें कुछ और ऑप्शन दिया है। स्टेप 1 आपकी एंडोथर्मिक नहीं है तो सही है, इट इज नॉट एंडोथर्मिक। और स्टेप 2 इट इज एक्सोथर्मिक, सही है भाई। ये कौन सी रिएक्शन है, चूने को पानी में, ये जो CaO है ना बेटा, इसी को चूना कहते हैं। अगर आपके घर में कोई वो खाता है ना सुरती, तम्बाकू, मेरे पापा खाते हैं, अच्छी बात नहीं है बट खाते हैं, तो ये चूने का फॉर्मूला है। जब चूने में पानी मिलाते हैं तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो पहला रिएक्शन एंडोथर्मिक है, स्टेप 1 का एंडो, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और दूसरा स्टेप जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो सही है, पहला एंडोथर्मिक, अरे यार ये नहीं है सही, सॉरी। पहला एंडोथर्मिक, अरे यार कहाँ गया, हाँ, पहला एंडोथर्मिक है और दूसरा एक्सोथर्मिक, सॉरी ऑप्शन ये गलत है। थोड़ा ये क्रॉस और टिक से कंफ्यूजन हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला रिएक्शन एंडोथर्मिक है स्टेप 1 का, और स्टेप 2 का एक्सोथर्मिक है, ठीक है। सॉरी सॉरी, हम इंसान है, हमसे भी गलती होती है। अब कह रहा है इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। थोड़ा ग्राफ यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा बट फिर भी, रेन दिया है, उसका पीएच वैल्यू दिया है, और यार ये समझ में ये पीएच वैल्यू दिया है, ठीक है। सुन लो, हाँ, पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना स्ट्रांग होता है, और एसिड अगर स्ट्रांग है मतलब उसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। तो कह रहा है इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। उस साल में हाईएस्ट होगा जिस साल पीएच की वैल्यू मिनिमम होगी। पीएच की वैल्यू मिनिमम कहां पर है, ये 1 दिया है बेटा, ठीक है, 1 है पीएच की वैल्यू। और ये कौन सा साल है, 2002। तो आपका ऑप्शन सही है 2002, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बोर्ड ने बनाया। हाँ, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, क्वेश्चन नंबर 27। चलो देखते हैं क्या होता है मेटल और डाइल्यूट एसिड में, ये दिया है। व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ Mg इन टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। Mg is lighter element than dilute HCl. Mg reacts with dilute HCl to produce H2 gas, which keeps on floating. सुनो, क्या होता है जब भी मैग्नीशियम मेटल को अपन रिएक्ट करवाते हैं, क्या दिया, डाइल्यूट HCl से, ठीक, डाइल्यूट HCl से क्या बनता है, MgCl2 प्लस H2, ठीक। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस जाके मैग्नीशियम के सरफेस से स्टिक हो जाती है और उसको ऊपर ले आके फ्लोट करवाती है, ठीक है। अच्छा ये बात सही है, Mg आपका लाइटर मेटल, देखो और कौन कौन से मेटल दिए हैं, जिंक दिया है और कॉपर दिया है। तो Mg जिंक और कॉपर और आयरन भी दिया है, इन तीनों से लाइटर है। तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन गैस उसी को ऊपर ले जाएगी जो मेटल सबसे लाइटेस्ट है। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, Mg। तो कह रहा है Mg इज लाइटर एलिमेंट देन HCl। इसको ये गलत है, इससे मतलब नहीं है। दूसरा बोला है Mg reacts with dilute hydrochloric acid to produce hydrogen gas which helps in floating, हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। सी वाला Mg reacts with dilute HCl to produce nitrogen, ये ऑप्शन गलत है।
Mg reacts with dilute, ये भी ऑप्शन गलत है, तो सुन लो। Mg reacts with dilute hydrochloric acid to produce hydrogen gas। ये हाइड्रोजन गैस मेटल के सरफेस से स्टिक होती है और क्योंकि Mg लाइटर है उसको ऊपर फ्लोट करवाती है। सेम चीज कैल्शियम के साथ भी होती है, केवल दो मेटल है मैग्नीशियम और कैल्शियम जिनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। बाकी जो हैवियर मेटल है आयरन जिंक कॉपर इनके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फोर सब्सटेंसेस ए बी सी एंड डी। सब्सटेंस ए बी सी एंड डी, इनका मेल्टिंग पॉइंट दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। कह रहा है आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन सब्सटेंसेस। कौन से कंपाउंड आयनिक है, सुन लो यहाँ पे। सबसे पहली चीज, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। और एक और चीज जैसे NaCl है, NaCl, तो NaCl अगर सॉलिड है, जैसे यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सॉलिड स्टेट में इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। इसका आयनिक बॉन्ड बंधा रहता है। लेकिन जैसे हम उसको पानी में डालेंगे तो पानी आपका पोलर है, पानी इसको ब्रेक कर देता है Na प्लस और Cl माइनस में। अब ये बन गया कैट आयन और ये बन गया एन आयन। ये कैट आयन और एन आयन मूव करते हैं आपके सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि व्हेन दे आर सॉलिड दे आर पुअर कंडक्टर, ये सच है। एंड इन लिक्विड दे आर गुड कंडक्टर। अच्छा सॉरी सॉरी बेटा, एक मिनट, ये पुअर कंडक्टर है डी वाला, है ना, लिक्विड और एक्वस स्टेट में। तो ये कौन सा हो सकता है? हम्म, तो ये बेटा नहीं होगा, सुन लो। अगर ये पुअर कंडक्टर है तो फिर ये आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो इसमें आप केवल ऑप्शन बी लो और आप केवल ऑप्शन सी लो। मैंने पढ़ा नहीं था, सॉरी, मेरे को लगा सब गुड लिखा है। तो ये जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी सही है। सॉलिड में दे आर पुअर कंडक्टर एंड इन केस ऑफ लिक्विड दे आर गुड कंडक्टर। ये जो पुअर है, अगर ये पुअर है तो फिर ये आयनिक नहीं है, फिर ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी एंड सी आर द राइट आंसर, ठीक। गुड क्वेश्चन। ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेना, नहीं तो आप भी मेरी तरह गलती करते रहोगे बीच बीच में, ठीक है। When I observe that stain of curry on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when shirt is washed with plenty of water. What might be the reason for this observation? चलो, करी में क्या होती है? जो भी आपकी एक सब्जी बनती है उसमें हल्दी होती है। हल्दी मतलब टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक आपका एक इंडिकेटर है। और टर्मरिक क्या करता है? अगर टर्मरिक एसिड में प्रेजेंट है तो वो अपना येलोइश कलर मेंटेन रखेगा। लेकिन जैसे उसमें आप बेस डालोगे, बेस में उसका कलर क्या हो जाता है? बेस में उसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। बेस में द कलर बिकम्स रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पर पहला चीज है, जैसे सोप डाल, देखो, बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड, तो सोप आपका बेस है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, सोप इज एक्चुअली गलत है, सोप इज बेसिक सही है। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेसिस, ये भी ऑप्शन सही है। टर्मरिक इज अ रेडिश इंडिकेटर विच गिव रेडिश, एसिड में नहीं देता बेटा, एसिड में येलो रहेगा। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 30th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप विद द बल्ब ग्लो अप, किसमें बल्ब ग्लो करेगा? देखो चार ऑप्शन दिए हैं, सुनो। बल्ब है, बैटरी है, सब है। यहाँ पे डाइल्यूट HCl है, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है, मतलब पानी मिला हुआ है। तो 1 में ग्लो कर जाएगा, सही है। सेकंड में शुगर है, सुन लो, शुगर सॉल्यूशन आपका नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो इसमें कंडक्ट नहीं होगा। HCl आपका आयनिक है, वो ब्रेक हो जाएगा वाटर में H प्लस और Cl माइनस में। एल्कोहल, एल्कोहल भी आपका नॉन पोलर है, जिसमें कार्बन है, तो नॉन पोलर बिजली कंडक्ट नहीं करते, ये भी गलत हो गया। लास्ट आ गया लाइम वाटर। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में आपका ब्रेक हो जाएगा Ca2 प्लस और OH माइनस में।
और ये आपका बिजली कंडक्ट करेगा। तो आपको ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। केवल आयनिक सॉल्ट ही बिजली कंडक्ट करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्ट कंडक्ट नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन है। तो मान लो ग्लूकोज ले लेता, पेट्रोल ले लेता, डीजल ले लेता, इन सब में कार्बन है, सब बिजली कंडक्ट नहीं करते हैं। तो 1 एंड 4 इज द राइट आंसर। ठीक। Now students, the next question is related to assertion and reasoning. पहले अपन समझ लेते हैं ये होता क्या है। assertion मतलब किसी ने कोई बात कह दी। जैसे किसी ने बोल दिया कि द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। ठीक, ये एक assertion हो गया। और फिर इसका किसी ने रीजन दे दिया, क्यों रोटेट करता है उसका रीजन दे दिया कि द सन पुट्स या द सन एम्प्लॉयज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ग्रेविटेशनल पुल लगाता है सन, जिसके कारण अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर हो जाता है। तो इस केस में क्या ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर सपोज किसी ने कह दिया द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, असर्शन सही है। फिर किसी ने रीजन दे दिया कि द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर या द सन इज अ स्टार। तो असर्शन भी सही है कि धरती सूरज के अराउंड घूमती है। रीजन भी सही है कि जो सूरज है वो एक स्टार है। लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर किसी ने कह दिया अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सही बात है। लेकिन उसने फिर ये कह दिया कि मास ऑफ सन इज लेस देन मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है। तो ऐसे वाले केस में आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर किसी ने कह दिया कि द अर्थ इज हेक्सागोनल इन शेप, तो असर्शन गलत हो गया। और फिर किसी ने रीजन में कह दिया कि अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, तो रीजन सही है। तो उस केस में आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अपन रियल लाइफ में आते हैं, जो आपने क्वेश्चन है। फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड, क्या फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट अ स्कर्ट, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसका रीजन क्या दिया, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच, गलत है बेटा ये। पीएच अगर कम होगा तो वो तो और एसिडिक हो जाएगा ना। बेकिंग सोडा पीएच को इंक्रीज कर देता है और लैक्टिक एसिड को किल कर देता है, जिसके कारण, या लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण समय लगता है आपका दही जमने में। तो इसका असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, decomposition of vegetable matter into compost is an एंडोथर्मिक रिएक्शन, गलत। एनसीईआरटी में दिया है, चैप्टर 2 पढ़ना। वेजिटेबल मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो बड़े बॉन्ड सिंपलर बॉन्ड्स में ब्रेक होते हैं, तो स्टेबिलिटी आती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो असर्शन आपका गलत हो गया। अब देखो असर्शन गलत हो गया मतलब ऑप्शन डी। अब देखो रीजन देख लो, decomposition reaction involves breakdown of single reactant into simple product, ये आपका रीजन सही है। तो assertion is false but reason is true, तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, raisins and gums are stored in old xylem tissue in plant, सही बात है। रेजिन और गम ओल्ड जाइलम में भी स्टोर होते हैं और बार्क में भी स्टोर होते हैं, या जो कॉर्क होती है, सही बात है, असर्शन सही है। रीजन दिया है रेजिन एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल गलत है। रेजिन और गम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर देते हैं ओल्ड स्टेम और जाइलम को, और उसको इम्परवियस बनाते हैं टू वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड गैसेस, मतलब कुछ भी उसमें एंटर नहीं कर सकता। तो इसका असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
स्काई appears ब्लू इन डे टाइम, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसमें सही रीजन क्या होता कि स्काई क्यों अपीयर होता है ब्लू, बिकॉज जो जिस हाइट पर स्काई है वहां पे ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। और एक और रीजन क्या रहते हैं, हमारी आई ब्लू कलर को बहुत सेंसिटिव है, तो ये सब कारण है कि स्काई आपका ब्लू होता है। तो इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The table given shows the reaction of few element with acid and bases to evolve hydrogen gas. Which of these are amphoteric oxide? Amphoteric oxide क्या होते हैं बेटा? ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ बेस बन जाते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, और बेस के साथ एसिड बन जाते हैं, है ना? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डुअल नेचर होता है। एग्जाम्पल क्या था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और क्या एग्जाम्पल है? लेड ऑक्साइड। और क्या एग्जाम्पल है? जिंक ऑक्साइड। ये सब एम्फोटेरिक है, मतलब दे कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस, बेस के साथ एसिड, एसिड के साथ बेस। विच ऑफ दीज एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ऑप्शन ए गलत हो गया, दोनों से रिएक्ट करेंगे। ऑप्शन बी सही है, दोनों से रिएक्ट कर रहा है। ये गलत हो गया क्योंकि दोनों से रिएक्ट नहीं कर रहा। ऑप्शन डी सही है, तो बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। Which of the following group of organism blood flows through the heart only once during one cycle of passes through the body? आपने लास्ट ईयर आपका सिलेबस में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैंसिल हो गया था। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप पढ़ते पिसेस के बारे में, PISCES। पिसेस मतलब जितनी मछली होती हैं, मछली, जितनी भी मछलियां होती हैं उनमें जो ब्लड है केवल एक बार सर्कुलेट करता है, हार्ट में। अच्छा एक चीज और सबसे अच्छी बात मछलियों की ये होती है कि हार्ट, इनका जो दिल होता है, ये इनका दिल है, वो ब्लड पंप करता है सीधे गिल्स में, और फिर गिल्स उसको भेजते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ध्यान रखना ये चीज, हार्ट नहीं भेजता, हार्ट गिल्स में भेजता है, और फिर गिल्स उसको स्प्रेड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छी चीज है। तो इसमें फिशेस कौन सी हैं? शार्क, डॉग फिश, स्टिंगरे, है ना? बाकी देखो, पैरेट आपका एवीज मतलब बर्ड्स में आता है, रैबिट आपका मैमल में आता है, क्रोकोडाइल आपका इसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन है ये। पिजन आपका एवीज में आता है, फ्रॉग आपका एम्फीबियन में आता है, वेल आपका मैमल में आ जाएगा, लेबियो आपकी फिश है, पेंगुइन आपका मैमल में आ जाता है। तो बस इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द common between extensive network of blood vessel around walls of alveoli and in glomerulus of nephron? alveoli क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और alveoli क्या करता है? alveoli आपका सॉरी गैशियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है। alveoli में क्या प्रेजेंट होती है बेटा? टाइनी या वेरी थिन ब्लड वेसल, दे आर कॉल्ड कैपिलरी। कैपिलरी की थिकनेस कितनी होती है ये याद कर लेना, दे आर 1 सेल थिक। एनसीईआरटी में दिया है, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। कैपिलरीज आर 1 सेल थिक, 1 सेल थिन कह दो, थिक मत कहो, दे आर 1 सेल थिन, बहुत पतली होती हैं। बहुत पतली क्यों है? क्योंकि उनको सेल्स के साथ मटेरियल एक्सचेंज करना है, तो जब बहुत पतले होंगे तभी उनकी वॉल परमिएबल होगी और मटेरियल एक्सचेंज हो पाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये एफरेंट आर्टीरियोल आता है बड़ा सा, ये बोमन्स कैप्सूल होता है। इसमें एफरेंट आर्टीरियोल 50 कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। कितनी कैपिलरी में? 50 कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है, बहुत पतली पतली कैपिलरी। अब क्या होता है, यहाँ पर पाइप मोटा है, आपने देखा ना जो पानी वाला पाइप होता है जब गाड़ी धोते हो, तो पाइप का मुंह दबा दो तो पानी बहुत प्रेशर से निकलता है ना? तो यहाँ भी वही होता है, एफरेंट आर्टीरियोल मोटा है, अब आपने इसको 50 कैपिलरी में पतली पतली डिवाइड कर दिया, तो इनमें प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और प्रेशर के कारण जो आपका अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, साथ में ग्लूकोज, ये सारी चीजें बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर हो जाती हैं, और इसको अपन नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो दोनों केस में कैपिलरी इन्वॉल्व है, और दोनों की वॉल कैसी होती है?
थिन वॉल्ड कैपिलरी रिचली सप्लाइड विद ब्लड, ठीक है। अपन जरा डीप में नहीं जाएंगे ग्लोमेरुलस में, ओके। नेक्स्ट, प्लांट यूजुअली प्लांट यूज कंप्लीट, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है, प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन? दे गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल सही है। दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू लीफ, बेटा ये गलत है। लीफ से केवल कार्बन डाइऑक्साइड एक बार अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, कुछ सेलेक्टिवली फिल्टर नहीं होता। वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन गम्स इन ओल्ड जाइलम, सही है। दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी गलत है। लीव से कुछ भी सेलेक्टिवली फिल्टर नहीं होता। क्वेश्चन 39, if the power of a lens is -4 diopter, then what is the, then it means the lens is, सुन लो, सबसे पहला लेंस का पावर नेगेटिव है, लेंस का पावर नेगेटिव है। Now we are at question number 39. The question is saying, if the power of a lens is -4D, then it means the lenses. अब देखो, सबसे पहली बात, लेंस का पावर नेगेटिव है मतलब लेंस डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब आप लगा दो पावर का फॉर्मूला। अच्छा, फोकल लेंथ आपकी यहाँ पे सेंटीमीटर में, देखो मीटर तो ऑब्वियस नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा 50 मीटर, सेंटीमीटर में आप पुट करो। पी का फॉर्मूला होता है, अगर सेंटीमीटर में आपको निकालना है तो पी इज 100/f, इसमें आपका f सेंटीमीटर में आएगा। p दिया है -4 इज इक्वल टू 100/f, f को इधर ट्रांसफर कर दो, f हो गया 100/-4, तो f हो गया -25 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो गया। इट इज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। 40th क्वेश्चन कह रहा है, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक। अच्छा, where should an object be placed so that the size of its image is equal to size of object? इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको बेसिक कंसेप्ट पता है उससे बन जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे करना आपको क्वेश्चन, आपको पता है कॉनकेव, कन्वर्ज, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। कॉनकेव मिरर में अगर रेज ऑफ लाइट सन से आती हैं तो वो कहाँ मीट करेंगी? दे विल मीट एट द फोकस, फोकस से मीट करेंगी। ये आ गई और ये आ गई। और कितना है ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस? 15 सेंटीमीटर। कह रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल हो जाए। तो कहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को? अब देखो, जिसको रे डायग्राम याद होगा उसी को बनेगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इट इज रियल इन्वर्टेड इन सेम साइज। तो फोकल लेंथ 15 है, तो अपन उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब आर, आर कितने के बराबर होता है? 2f। तो r हो गया 2 × 15, दैट इज वी विल कीप द ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में आ जाओ, 30 वाले में आ जाओ। एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज द राइट आंसर। 40 का ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट, in which of the following group of organism food material is broken down outside the body and then absorbed? ये outside मतलब extra cellular, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसमें होता है? सैप्रोफाइट में। और जितने भी फंगस हैं वो सैप्रोफाइट है, ठीक है। एग्जाम्पल फंगस के क्या हो गए? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन बी है, एनसीईआरटी में दिया भी है, सुन लो। ब्रेड मोल्ड का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने घर में ब्रेड को बाहर छोड़ देना, आप देखना ब्रेड कुछ दिन बाद है ना सड़ने लगती है, एकदम वो स्पोरस हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्रेड मोल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रीट कर देता है, सीक्रीट करता है ब्रेड पे। ब्रेड डाइजेस्ट होना चालू हो जाती है। जब वो डाइजेस्ट हो जाती है, सॉफ्ट और पोरस हो जाती है, तो फिर ब्रेड मोल्ड उसको एब्जॉर्ब या सक करना चालू कर देता है। तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर डाइजेशन होता है फंगस में, ठीक है। नेक्स्ट,
In a person, the tubule part of nephron is not functioning at all. What will be the effect on the urine formation? अब जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, ट्यूब्यूलर पार्ट में आपके, अब देखो आपका जो डायग्राम आपने देखा होगा नेफ्रॉन का, ट्यूब्यूलर पार्ट में आता है ये सबसे पहले, यहाँ पर जो कॉइलिंग होती है वो होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके नीचे आपका आता है लूप ऑफ हेनले, इसमें दो होता है, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। और लास्ट एक दूर पे होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। इसका नाम पीसीटी इसलिए है क्योंकि ये बोमेंस कैप्सूल के करीब है, प्रॉक्सिमल मतलब नियर। इसका नाम डीसीटी इसलिए है, डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस से दूर है। अब ट्यूब्यूलर पार्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मतलब जितना भी वाटर है उसमें वो सारा वाटर वो सस्टेन करेगा, है ना। ट्यूब्यूलर पार्ट का मेन काम है एब्जरी एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। पानी आपका लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप दिख रहा है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और कलेक्टिंग डक्ट में भी एब्जॉर्ब होता है। तो अगर ट्यूब्यूलर पार्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा तो क्या होगा, आपका वाटर बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा यूरिन से और आपका यूरिन एकदम डाइल्यूटेड हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यूरिन फॉर्म होगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, ये भी ऑप्शन गलत है, अफेक्टेड हो जाएगा। यूरिन इज मोर कंसंट्रेटेड, ये भी गलत है। आपका यूरिन क्या हो जाएगा, इट विल बी मोर डाइल्यूटेड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, if the real image of a candle flame formed by a lens is 3 times, अच्छा चलो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पे कह रहा है इफ द रियल इमेज, इमेज रियल है, formed of a candle flame formed by a lens is 3 times the size of flame, मतलब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, -3। माइनस क्यों लिया, क्योंकि इमेज रियल है और 3 टाइम्स, तो m की वैल्यू -3 आ गई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, लेंस और इमेज का डिस्टेंस मतलब v दिया है। अच्छा इमेज रियल बन रही है, आपको पता है अगर ये लेंस है तो रियल इमेज किस तरफ बनती है, इस तरफ, यहाँ कहीं बनती है रियल इमेज, है ना। तो v की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। v कितना दे दिया, +80। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको u निकालना है। अब मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, m का फॉर्मूला पुट कर दो, m किसके बराबर होता है, m बराबर है -3 के, और लेंस में m बराबर होता है v/u के, v/u इज इक्वल टू -3। v की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 80, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 80/u इज इक्वल टू -3। u को वहां भेज दो, u हो गया -80/3। अब देख लो ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया है कि, हाँ ये आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 44, while looking at the above diagram Nalini concluded that the image of the object will be a virtual one, गलत। ऑब्जेक्ट ये कौन सा मिरर है, इट इज अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इस केस में इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल तो नहीं बनेगी। वही मैं कह रहा हूँ एग्जाम के लिए रे डायग्राम रट लो एकदम, जिसको रे डायग्राम रटेगा ना उससे लेंस वाले न्यूमेरिकल आराम से बन जाएंगे। कह रहा है द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सही बात है। देखो यहाँ पे इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बाउंसेस बैक, ठीक। क्यों बाउंस बैक होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, ये शायद मैं बता चुका हूं पहले। आगे द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, सही बात है। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, सही बात है। एंड द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ये भी सही बात है। तो इसमें सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम लविंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे 45, ये आपको तीन मीडियम दिए, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, फिर मीडियम 1। In the above diagram, light is traveling through different media. It is noted by a scientist that angle 1 is equal to angle 3 is equal to angle 4। देखो यहाँ पे एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, इसका मतलब
लाइट जिस मीडियम में इंसिडेंट हुई है उसी मीडियम से इमर्ज हो रही है। मतलब मीडियम 1 और मीडियम 3 एक ही समान है, इसका मतलब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, बराबर होगा, पहली चीज। एंड इट इज इक्वल टू एंगल, एंगल फोर तो ऑब्वियसली इक्वल होगा, ये तो वो हो गया ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उस पर आप मत जाओ। फिर उसके बाद बट एंगल टू इज लेस देन एंगल वन। अब ये एंगल टू, ये इंसिडेंट हो गया एंगल वन, ये एंगल आई हो गया, एंगल टू आपका एंगल आर हो गया, रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, मतलब लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट कब होती है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मतलब नंबर, ये जो मीडियम टू है ये डेंसर है, मीडियम वन आपका रेयरर है। तो अब सीधे ऑप्शन में आ जाओ। कह रहा है मीडियम वन इज डेंसर, गलत है। आपने देख लिया, मीडियम वन रेयर है, मीडियम टू डेंसर है। मीडियम टू इज द रेयरेस्ट मीडियम, ये भी गलत है, मीडियम वन रेयर है। मीडियम थ्री इज डेंसर देन मीडियम वन, ये भी गलत है। अभी आपने देखा दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम, दोनों सेम मीडियम है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर है। तो अब ऑब्वियस से एक ही ऑप्शन बचा। मीडियम वन एंड मीडियम थ्री आर एसेंशियली द सेम मीडियम, सही बात है, मैंने आपको बता दिया। बट मीडियम टू इज डेंसर देन मीडियम वन एंड थ्री, ये भी मैंने आपको बता दिया। मीडियम टू डेंसर है वन से, तो वन से डेंसर है तो थ्री से भी डेंसर है, क्योंकि वन और थ्री से मीडियम है। आगे, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है बेटा। The refractive index of flint glass is 1.65 and that for alcohol is 1.36 with respect to air। मतलब Ng दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये दिया है 1.65, और अल्कोहल को मैं ले लेता हूं Na, ये दिया है 1.36। अब क्या निकालना है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। इसको अपन लिखेंगे NGA, और रीड क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, क्या फॉर्मूला है इसका, Ng/Na। so this is equal to 1.65 अपॉन 1.36। ठीक, डेसिमल हट जाएगा दोनों का, तो बचेगा 165 अपॉन 136। ओके, अब चलो इसको डिवाइड करना पड़ेगा यार। मैं क्या ना डिवाइड में बड़ा कमजोर हूँ, कमजोर नहीं हूँ, मन नहीं करता, क्या जब से टीचर बन गए ना तो कैलसी का यूज कर लेता है आदमी। कोई बात नहीं, करते हैं अपन डिवाइड, ठीक है। 136, अच्छा, सिक्स नहीं, थ्री से नहीं होगा, और 165, वन जा 136, वन से बड़ा ही आएगा रेशियो। आई थिंक 1.21 या 1.11 होना चाहिए, चलो देखते हैं। 15 में 6 किया 9, और आप भी अपने मेरे साथ कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। इसने 1 कैरी दिया, 5 में 3 गया 2, ये हो गया 29, डेसिमल से आ गया 0, ठीक है। अब 136 टू जा करें अपन, देखो ये हो जाएगा 200 और 36 दूनी 72, तो 272 आएगा। तो ये 1.2 आ गया, मतलब ये 1.2 वाला ऑप्शन आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में, द above lens has a focal length of 10 centimeter, focal length 10 दिया है। The object of height 2 mm is placed at a distance of 5 centimeter from the pole, find height of the image। देखो, इमेज की हाइट निकालनी है आपको, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, फोकल लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है। पहले आप काम क्या करो, पहले आप वो निकाल लो, इमेज का डिस्टेंस लगा दो आप, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा, पहले साइन का मेंशन तो सॉरी मैं बताना भूल गया। एंड अदर अबव लेंस एज अ फोकल ना, अब ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स चाहे मिरर हो चाहे लेंस, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ आ गया 10। ऑब्जेक्ट का हाइट मैंने ले लिया HO, ऑब्जेक्ट का हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हो गया 2 mm। मैंने ये सब पढ़ाया है वीडियोस में, लाइव क्लासेस में, आप देख सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, u हो गया -5, ठीक है। फ्रॉम द पोल फाइंड हाइट, पहले अपने को v निकालना पड़ेगा। अब आप पुट करो वैल्यू, फोकल लेंथ हो गया 1/10 इज इक्वल टू 1/v, v मेरे को नहीं पता,
-1/u। अब कितना दिया है बेटा यहाँ पे u -5। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं सीधे +1/5 लिख रहा हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ये हो जाएगा 1/10 -1/5। आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ, देखते हैं किसका जल्दी होता है। इज इक्वल टू 1/b। एलसीएम 10 और 5 का कितना आएगा 10। 10 1 जा, 5 2 जा, ये आ गया 1/v। तो आपका ये आएगा कितना आएगा, ये आएगा -1/10। अब ध्यान रखना ये 1/v की वैल्यू है, तो v कितना हो जाएगा, v आपका आ जाएगा -10। ये आपकी v की वैल्यू आ गई। अब आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन लेंस के लिए क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर होता है, v/u के। पुट कर दो वैल्यू। एच आई आपको नहीं पता, एच ओ आपको पता है। एच ओ कितना दिया है 2, तो आपने पुट किया HI/2 इज इक्वल टू v कितना आ गया बेटा, v आ गया -10 अपॉन u कितना दिया है -5। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 1 जा, 5 2 जा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई अक्रॉस, 2 2 जा कितना आ गया 4। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया 4 मिलीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर वाले वैसे ही कट कर देना। ओ ला 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 ला। हाँ ठीक है, 4 मिलीमीटर इज राइट आंसर। अच्छा सुन लो, कंफ्यूज मत होना। फोकल लेंथ देखो सेंटीमीटर में दी थी, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो भी सेंटीमीटर में था। तो ये जो आपका v आया ये सेंटीमीटर में आया, ठीक है। ये जो आंसर आया ये -10 सेंटीमीटर है। अब आपने यहाँ पे जब वैल्यू पुट की तो ये 10 सेंटीमीटर अपॉन इतना सेंटीमीटर, और ये क्या है मिलीमीटर, ध्यान रखना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसिल, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो मिलीमीटर में आएगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सॉरी मैं भी थोड़ा वो हो गया था, इट्स ऑल राइट। A cable manufacturing unit tested few element on the basic of their physical property। ठीक, ये दिए हैं प्रॉपर्टी WXYZ, मतलब वो मेटल के नाम दिए। प्रॉपर्टी है मेलिएबल, डक्टाइल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, मेल्टिंग पॉइंट। विच ऑफ द अबव एलिमेंट वर डिस्कार्डेड बाय द कंपनी। अब सुन लो, केबल मैन्युफैक्चरिंग है, तार बना रही है, तो तार की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको डक्टाइल होना चाहिए, कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें डिस्कार्ड किसको कर सकता है, देखो डब्लू मेलिएबल है, बढ़िया है, डक्टाइल भी है, हाँ कंडक्टिविटी भी है, कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो डब्लू का अपन यूज कर सकते हैं। कह रहा है कौन सा डिस्कार्ड कर दिया गया, तो देखो डब्लू तो एकदम फिट बैठ रहा है। अब जिसमें इसमें डब्लू आ रहा है मतलब उसको तो डिस्कार्ड नहीं करेंगे, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। बचा क्या, सीधे XYZ। ये होता है तरीका एमसीक्यू सॉल्व करने का, एक को पकड़ लो, उसको निपटा दो, बाकी सारे सही। अब एक्स क्यों नहीं करेंगे, ना मेलिएबल है ना डक्टाइल है, नहीं कर सकते भाई, वायर बनेगा ही नहीं। ये भी मेलिएबल डक्टाइल नहीं है, इसका कंडक्टिविटी नहीं है, तो XYZ नहीं करेंगे। आपको जैसे करना, बस सबका अपना अपना तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 3 कंसिस्ट ऑफ 3 केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सब दुनिया भर के। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। द सॉल्ट स्टोरी, देखो यहाँ पे, द सॉल्ट पैन इन मरा Marakkanam, a port about 120 kilometers from Chennai, are it is the third largest producer of salt in Tamil Nadu. Separation of salt from water is a laborious process, and the salt obtained is used as a raw material for manufacture of various sodium compound. One such compound is sodium hydrogen carbonate, used in baking as an antacid and is soda acid fire extinguisher. Sodium bicarbonate, hydrogen carbonate, ठीक है। The table shows the mass of various compound obtained when 1 liter of sea water is evaporated। 1 लीटर जब अपन सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो कितना सॉल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये आपको क्वांटिटी दी गई है। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब सुन लो, कार्बन डाइऑक्साइड वही रिलीज करेगा जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। कार्बन किस में प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। बाकी में कार्बन है ही नहीं, तो CO2 कहां से प्रोड्यूस होगा, सिंपल सी बात है। जिसको रिएक्शन नहीं आ रहे वो भी कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 130 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। देखो यहाँ पर
ये कह रहा है ये कंपाउंड है, ये फॉर्मूला है। आपको पता है कि 45 ग्राम में कौन सा सॉल्ट पूछ लिया आपसे, मैग्नीशियम सल्फेट। 45 ग्राम में मैग्नीशियम सल्फेट कितना है, 6। तो यहाँ पे आप लिख लो 45 ग्राम ऑफ सॉल्ट हैज हाउ मच, 45 ग्राम सॉल्ट में कितना है, 6 ग्राम MgSO4 है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हो जाएगा। तो 135 ग्राम में कितना होगा, 135 मल्टीप्लाई कर दो 6 से और 45 से डिवाइड कर दो। 45 वन सा, 45 टू सा, 3 सा, 3 6 सा, आपका आंसर आ गया 18 ग्राम। सिंपल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, what is the saturated solution of sodium chloride called? It is called brine। ये आपने पढ़ा है क्लोर अल्कली प्रोसेस में। जब सॉल्यूशन जहां भी आ जाए ना, सॉल्यूशन मतलब पानी मिला, उसको अपन ब्राइन कहते हैं। what is the pH of acid which is used in the formation of common salt? अब सुन लो, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब अगर आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा एसिड लगा है और कौन सा बेस लगा है, तो कुछ नहीं करना। जो Na प्लस कैट आयन है, Cl माइनस एन आयन है, कैट आयन में OH डाल दो, NaOH, और जो एन आयन है उसके आगे H लगा दो। तो NaCl कौन से बेस से बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड क्या है, HCl। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में होती है। हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी सॉल्ट का ये बता सकते हो कि उसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। मान लो यहाँ पे दे देता MgSO4, जस्ट सपोज दे देता, बोलता है इसका एसिड बेस बताओ, तो Mg में OH लगा दो कैटायन में, और इसमें हाइड्रोजन लगा दो, MgOH होल ट्वाइस रहता है, सॉरी, और ये होता है H2SO4। ये इसके एसिड और ये इसका बेस और एसिड है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। कह रहा है द फिगर शोज बिलो रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी टू प्रूव रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी टू हेल्दी पॉटेड प्लांट वर केप्ट इन डार्क फॉर 72 आवर्स। आफ्टर 72 आवर्स KOH इज केप्ट इन वॉच ग्लास इन सेटअप X। अब सुन लो, KOH क्या होता है। KOH की खासियत ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। CO2 आपका एसिड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, KOH आपका बेस है, क्या फॉर्म करता है, K2CO3 प्लस H2O। कहने का मतलब ये सारी CO2 को यूज कर लेता है। ठीक, अगर CO2 यूज हो जाएगी तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। Both these setup are airtight and have been kept in light for 6 hours. Then iodine test is performed with one leaf from each of the two plant X and Y. तो जब इसमें आयोडीन डालेंगे X में, तो इसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और इसमें ब्लू ब्लैक कलर मतलब मिलेगा या तो बहुत डल मिलेगा, बहुत ही डल। ठीक है, देखो पढ़ो यहाँ पे। This experimental setup is used to prove essentially of which of the following requirement of photosynthesis, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अपन ये दिखा रहे हैं कि CO2 is necessary for कार्बन डाइऑक्साइड। The function of KOH is to absorb, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। Which of the following statement shows the correct result of iodine test performed on the leaf from X and Y? सुन लो, X में CO2 absorb हो गई, तो X में ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, बहुत दिया, नो चेंज आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द प्लांट ऑफ X, ये गलत हो गया पहला। ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन लीफ ऑफ Y एंड नो चेंज इन कलर ऑफ प्लांट X। कह रहा है कि ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा इसमें बट इसमें नहीं मिलेगा। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है, ब्लू ब्लैक कलर प्लांट Y में मिलेगा बट X में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसका कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाकी में जाने की जरूरत है ही नहीं, दूसरे कलर पे मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following steps can be followed for making the apparatus airtight? अब apparatus को एयर टाइट करना है, एयर टाइट क्यों करना है, एयर टाइट इसलिए करना है ताकि अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जा ना सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला है प्लेसिंग द प्लांट ऑन अ ग्लास प्लेट, बिल्कुल सही है। अगर ग्लास प्लेट पे रखेंगे और फिर बीकर से कवर करेंगे तो उस केस में कोई भी एयर जल्दी अंदर नहीं जा पाएगी। सक्शन पंप तो अभी अपन लगा नहीं सकते हैं कहीं पे, वो ऐसा अपने पास मेथड है, सक्शन पंप छोड़ दो। अप्लाइंग एसलीन, एसलीन नहीं,
ग्लिसरीन होना चाहिए या वैसलीन होना चाहिए? वैसलीन होना चाहिए, ठीक है। अप्लाइंग वैसलीन टू सील द बॉटम, ये भी सही है। क्रिएटिंग वैक्यूम, ये गलत है, वैक्यूम अपन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1 and 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Noor, a young student, was trying to demonstrate some properties of light in her science project work. She kept X inside the box as shown in the figure. With the help of a laser pointer, made light rays pass through. ये अपन थोड़ा देख लेते हैं। ये नूर ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये अपन सीधे यहाँ पे आते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो रेज ऑफ लाइट है। ये कोई अंदर उसने कोई डिवाइस रखा है, या तो प्रिज्म हो सकता है, और या तो वो हो सकता है ग्लास स्लैब हो सकता है। लेकिन ये क्या है, ये ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब क्यों है, मैं आपको बताता हूँ क्यों है। देखो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप देखो, अगर आप रेज ऑफ लाइट को ट्रेस करते हो, इफ यू आर ट्रेसिंग द रेज ऑफ लाइट, तो देखो यहाँ पे ये सपोज मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस दिस इज, सॉरी 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 सॉरी, अरे यार कहाँ चला गया। हम्म कहाँ गई नूर? वेट, हाँ, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड अलोंग साइड विथ मी। हाँ, and with the help of laser pointer made light rays pass through holes on one side of the wall. She had a small butter paper screen to see the spots of light being cast as they must. ठीक है, ये नूर का एक्सपेरिमेंट है। अब सबसे पहले कह रहा है, what could X that she placed inside the box of the rays behave as shown? देखो कन्वर्जिंग लेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कन्वर्जिंग लेंस होता तो रेज ऑफ लाइट मीट हो जाती। फिर आप पैरेलल साइडेड ग्लास बॉक्स, बिल्कुल हो सकता है, यही है आपका ऑप्शन बी। प्लेन मिरर नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर में रेज ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करती। देखो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका डायरेक्शन यहाँ पर है और इसका डायरेक्शन यहाँ पर है। कायदे से इनका डायरेक्शन ये ऐसा होना चाहिए। तो ये इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई और ये इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गई, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब उसने ग्लास प्रिज्म इस्तेमाल किया है। ग्लास प्रिज्म बोला, सॉरी, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। प्रिज्म का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि प्रिज्म आपका फिर डिस्पर्जन शो करता। प्लेन मिरर का भी इस्तेमाल नहीं किया। आगे देखो क्या बोल रहा है। She measured the angle of incidence for both the rays on the left side of the box to be 48.6 degree. She knew the refractive index of material X inside the box was 1.5. Now, what will be the approximate value of angle of refraction? अब आपको क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, कितना दिया है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5, पुट कर दो वैल्यू। और फिर कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस है 48.6 डिग्री, तो ये मैंने पुट कर दिया साइन ऑफ 48.6 डिग्री अपॉन साइन आर। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी दी है? 0.75। तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट, ये साइन आर यहाँ चला जाएगा, तो साइन आर विल बी इक्वल टू साइन 48 पॉइंट्स कितना हो गया? 0.75 अपॉन 1.5। ठीक, सॉल्व करो इसको, डेसिमल हटाओ, ये हो जाएगा 75 अपॉन 100, इसका डेसिमल हटा, और ये हो जाएगा 15/10। 1010 कैंसिल, 15 वन जा 15, 5 जा 75, 5/10 आपका आंसर आ गया। साइन आर 5/10 कितना हो गया? 5 वन जा 5 टू जा, ये आ गया 1/2। अब साइन 1/2 कितने पे आता है? साइन 30 डिग्री पे। तो रिफ्रैक्शन कितना हो गया? रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेमोन्स्ट्रेशन। अब उसके फ्रेंड ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है। ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर, गलत, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद सेम वेलोसिटी, गलत। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो ग्लास में लाइट स्लो चलेगी, एयर में लाइट तेज चलेगी।
एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, सही, थर्ड वाला सही है। अब देखो पहले दो गलत हैं, तो अगर आपको वो निकालना ना रॉन्ग वाला, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, गलत हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, उसमें फर्स्ट आ गया। अब या तो बी ऑप्शन होगा और या तो डी ऑप्शन होगा। देखो स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज फास्टर देन, ये गलत है, डेंसर में लाइट स्लो हो जाती है। फोर्थ वाला भी गलत है, इसमें ऑप्शन फोर है, बी वाला भी गलत हो गया, फोर्थ गलत है। तो आपको ऑप्शन बचा डी। अब आगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट मीडियम टू लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकंड मीडियम गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये आपका सही है। और इसी को अपन स्नेल्स लॉ बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन, if the object inside the box was made of a material with a refractive index less than 1.5, then तब क्या होता? अब सुन लो, यहां पे एक शिफ्ट आ गया, लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक, तो कह रहा है क्या होगा लैटरल शिफ्ट को? लैटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस, वुड हैव बीन मोर, वुड रिमेन सेम, देयर इज नॉट, ये तो गलत हो गया, ये रिमेन सेम भी नहीं होगा। अब लेस और मोर, अब सुन लो, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है इसका जो फॉर्मूला है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये फॉर्मूला होता है। आपको पता है नहीं पता कोई बात नहीं। तो आप यहां से देखो, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यार सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, उतना ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो बेंडिंग कम हो जाएगी और आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। तो वुड हैव बीन लेस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ये याद कर लो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन बढ़ेगा तो शिफ्ट बढ़ जाएगा, एन कम होगा तो शिफ्ट कम हो जाएगा। ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। एंड प्लीज शेयर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड कुछ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर।